कहानी की शुरुआत में हमें टीवी पर बच्चों को कार्टून देखते हुए दिखाया जाता है। तभी कमरे में एक औरत बच्चे को लेकर आती है और बाकी बच्चों से कहती है कोई भी कमरे से बाहर नहीं जाएगा और न कोई शोर करेगा। ऐसा बोलकर ये औरत कमरे के बाहर चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद इस लड़के को कमरे के बाहर हलचल महसूस होती है। लड़का कमरे का दरवाजा खोलने जाता है, लेकिन दरवाजा खोलने से पहले ही कुछ लोग कमरे में घुस जाते हैं और इन सभी बच्चों को मार देते हैं। और ये लड़का दरवाजे के पीछे खड़ा होता है, इसलिए ये बच जाता है। लड़का मौका देकर कमरे से बाहर भाग जाता है और इस लड़के की मॉम इससे कहती है बेटा यहाँ से भाग जाओ। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल पूरे शहर में ज़ोंबी वायरस फैल चुका है, लोग एक दूसरे को काट रहे हैं और इससे यह वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। लड़का भागता हुआ चर्च के प्रीस्ट के पास जाता है। प्रीस्ट इस लड़के को अपना लॉकर देता है और कहीं पर छिपने के लिए कहता है और प्रीस्ट खुद को इन ज़ोंबीज को सौंप देता है और यह लड़का भयानक दृश्य देखकर वो भी मायूस हो जाता है। और अब हमें 28 साल बाद का समय बताया जाता है। अब हमें बताया जाता है कि धरती के मेन हिस्से पर कोई भी इंसान नहीं रहता है। सभी लोग मिलकर जो ज़ोंबी वायरस से इंफेक्टेड नहीं है वो इस टापू पर रहते हैं। और अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर यानी कि स्पाइक को दिखाया जाता है। स्पाइक अपने डैड जेमी और अपनी मॉम इला के साथ रहता है। दरअसल इस बार स्पाइक और जेमी इस टापू से बाहर जा रहे हैं ताकि सर्वाइवल का सामान जुटा सके और अगर कोई जिंदा बचा है तो उसे इस टापू पर ला सके। लेकिन स्पाइक की मॉम स्पाइक को जाने के लिए मना करती है, लेकिन स्पाइक अपने स्कूल का बहाना लगाकर अपनी मॉम की बात को टाल देता है कि वह स्कूल जा रहा है। अब जेमी और स्पाइक अपने सफर के लिए निकल पड़ते हैं और सभी लोग स्पाइक और जेमी के वेल विशेस की कामना करते हैं। लेकिन टापू से बाहर जाने के लिए कुछ नियम है और यह औरत इन्हें वो नियम याद दिलाती है। अगर तुम टापू से बाहर गए, अगर तुम वहां पर फंस गए तो टापू में से कोई भी तुम्हें ढूंढने नहीं जाएगा और अगर तुम इन्फेक्टेड हो गए तो तुम दोनों को मार दिया जाएगा। खैर नियम जानने के बाद भी स्पाइक और जेमी अपने सफर के लिए रेडी होते हैं और उनके लिए टापू के एग्जिट डोर खोल दिया जाता है और इनके पास हथियार के तौर पर तीर और कमान है। खैर वापस लौटने के लिए एक और चीज मायने रखती है, वो है समुद्र। दरअसल रात तक पूरा रास्ता ढक जाता है, इसलिए इन्हें रास्ता ढकने से पहले वापस लौटना होगा। अब स्पाइक और जेमी अपने सफर को शुरू करते हैं। स्पाइक ने अपनी जिंदगी में पहली बार मेनलैंड देखी होती है और स्पाइक को मेनलैंड देखकर बहुत ही अच्छा महसूस होता है और यह अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। अब जेमी स्पाइक को रेंकर चढ़ने वाले ज़ोंबीज दिखाता है और जेमी स्पाइक को अपना पहला शिकार करने को कहता है। स्पाइक थोड़ा सा घबराया हुआ होता है और पीछे से एक और ज़ोंबी जेमी की तरफ बढ़ रहा होता है और जेमी सबको एक एक करके मारने लगता है और इनमें बच्चे भी होते हैं। स्पाइक जेमी को बच्चों को मारने के लिए मना करता है और ये अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर ये एक मैदान में पहुंच जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे हिरण भागते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा दृश्य स्पाइक ने पहली बार अपनी जिंदगी में देखा होता है और स्पाइक को बहुत ही अच्छा महसूस होता है और अब यह इस घर की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। घर में पूरा सन्नाटा होता है और ये अपने सर्वाइवल का सामान जुटाने लगते हैं कि तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है और ये जाकर देखते हैं इन्हें एक ज़ोंबी उल्टा लटकाया हुआ दिखाई देता है। जेमी स्पाइक को इसे मारने के लिए कहता है। दरअसल किसी ने इसे सजा के तौर पर लटकाया होता है और अब यह उस वायरस से इन्फेक्टेड होता है। जेमी स्पाइक को इसे मारने के लिए कहता है, लेकिन स्पाइक थोड़ा घबराया हुआ होता है और स्पाइक हड़बड़ाहट में इसे मार भी देता है। अब स्पाइक और जेमी अपने सफर की ओर आगे बढ़ते हैं और इन इंसानों की डेड बॉडीज भी मिलती हैं। स्पाइक का तो देखते ही मन खराब हो जाता है और इन्हें थोड़ी दूर जाने पर हिरण का सर पेड़ पर लटका हुआ दिखाई देता है। जेमी अब समझ जाता है कि आस पास खतरा है, इसलिए जेमी स्पाइक को वापस लौटने के लिए कहता है और अब यह घर जाने के लिए वापस लौटने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें अपनी तरफ कई सारे ज़ोंबीज आते हुए दिखाई देते हैं और जेमी स्पाइक को जंगल की तरफ भागने के लिए कहता है और ज़ोंबीज भी इनका पीछा करने लगते हैं। अब स्पाइक और जेमी तय करते हैं कि एक एक करके सबको मारेंगे और जेमी एक एक करके सबको मारने लगता है, लेकिन स्पाइक घबराया हुआ होता है, इसलिए उसका निशाना ठीक नहीं बैठता है और ये दोनों भागते भागते इस घर में घुस जाते हैं और स्पाइक छिपने के लिए जगह ढूंढने लगता है और बहुत सारे ज़ोंबीज घर में घुसने लगते हैं और जेमी सबको मारने लगता है और स्पाइक को भी छिपने के लिए जगह मिल जाती है और फिलहाल ये दोनों बच जाते हैं। और अब अंधेरा होने लगता है और ज़ोंबीज भी इनका इंतजार कर रहे होते हैं और स्पाइक को जंगल में आग दिखाई देती है और स्पाइक जेमी से पूछता है डैड वो क्या है, लेकिन जेमी उसे कुछ भी नहीं बताता है और वह कह देता है ये कुछ भी नहीं, बस जंगल में आग लगी हुई है। और अब यह दोनों अंधेरा होने का इंतजार करने लगते हैं। स्पाइक अपने डैड से माफी मांगता है कि मैं डर गया था, मैं उन्हें मार नहीं पाया। जेमी स्पाइक को दिलासा देता है तुमने काफी अच्छा काम किया है, लेकिन अचानक सोते वक्त अर्थ क्यों आ जाता है। जेमी स्पाइक को
को बिना रुके भागने के लिए कहता है। और अब यह दोनों भागते भागते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और ये दोनों समुद्र के किनारे पहुंचकर बहुत ही खुश होते हैं और अब इन्हें फील होता है कि ये बिल्कुल सेफ है, अब ये अपने घर पहुंच सकते हैं। लेकिन इन्हें पता नहीं होता है कि ज़ोंबीज ने इन्हें भागते हुए देख लिया है और अब ये अपने घर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ोंबीज भी इनका पीछा करने लगते हैं। जब इन्हें पता चलता है कि ज़ोंबीज भी इनके पीछे है तो वे तेजी से भागने लगते हैं और जेमी सीटी बजाकर अपने साथियों को इशारा करता है और सिक्योरिटी गार्ड्स इस ज़ोंबीज को मार देते हैं। और अब ये औरत स्पाइक और जेमी की आंखों को देखती है। स्पाइक और जेमी की आंखों को देखकर इन्हें पता चल जाता है कि स्पाइक और जेमी इन्फेक्टेड नहीं है और इसलिए ये दरवाजा खोल देते हैं। अब स्पाइक और जेमी के लौटने पर इन्होंने पार्टी रखी होती है। खैर पार्टी खत्म होने के बाद स्पाइक अपने डैड का पीछा करता है और स्पाइक देखता है जेमी किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। यह सब देखकर स्पाइक को बहुत ही बुरा लगता है और अब स्पाइक अपने अंकल के पास जाता है और स्पाइक के अंकल स्पाइक से पूछते हैं तुमने वहाँ पर क्या देखा। स्पाइक अपने अंकल को बताता है मैंने वहाँ पर बहुत बड़ी जमीन देखी, ज़ोंबीज देखे और जंगल में आग। तभी स्पाइक का अंकल स्पाइक से कहता है वो जरूर कैल्सन होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी भी जिंदा होगा। स्पाइक अपने अंकल से पूछता है ये कैल्सन कौन है। स्पाइक का अंकल स्पाइक को बताता है कैल्सन एक डॉक्टर है, हाँ बस वो थोड़ा बाकियों से अलग है। तभी स्पाइक के दिल में एक उम्मीद जागती है। दरअसल स्पाइक की मोम इला बीमार रहती है और इस आइलैंड पर कोई भी डॉक्टर नहीं है, इसलिए स्पाइक डॉक्टर कैल्सन से मिलना चाहता है। अब स्पाइक अपने घर आ जाता है और अपनी मोम के पास सो जाता है और अब सुबह हो जाती है। जेमी भी अब घर आ जाता है और इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तब स्पाइक अपने डैड जेमी के पास जाता है और जेमी से कहता है डैड आपने मुझे उस समय जंगल की आग के बारे में क्यों नहीं बताया। डॉक्टर कैल्सन अभी भी जिंदा है और हम मोम का इलाज डॉक्टर कैल्सन से करवा सकते हैं। लेकिन जेमी स्पाइक को कहता है वह कोई डॉक्टर नहीं है, वह एक सरफिरा है। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम वहाँ जाने की कोशिश भी मत करो। आज से करीब 15 साल पहले हम खाना ढूंढने उसी इलाके में गए थे, तभी हमने डॉक्टर कैल्सन को देखा जिसने कई सैकड़ों लाशों को इकट्ठा किया हुआ था। पता नहीं वो लाशों के साथ क्या करना चाहता था और उसने हमें भी वहाँ पर बुलाया था, पर हम अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। तब स्पाइक जेमी से कहता है कि हम मोम को ऐसे ही मरने दे, आपको भी पता है मोम दिन ब दिन मर रही है और आप उनकी मौत चाहते हो ताकि आप उस लड़की को घर ला सको। स्पाइक की इस बात पर जेमी को बहुत गुस्सा आता है और वो स्पाइक को एक थप्पड़ मारता है। जेमी स्पाइक को समझाना चाहता है मगर स्पाइक जेमी को और उसकी मोम से दूर रहने के लिए कहता है। स्पाइक अपनी मोम को डॉक्टर कैल्सन को दिखाना चाहता है, इसलिए स्पाइक एक तरकीब लगाता है। स्पाइक इस आइलैंड के मेन शस्त्रागार पर आग लगा देता है और स्पाइक गेट कीपर को आग बुझाने के लिए कहता है कि आपको सभी बुला रहे हैं और सभी लोग आग बुझाने में बिजी हो जाते हैं। तभी स्पाइक इस बात का फायदा उठाकर अपनी मोम को इस आइलैंड से बाहर ले जाता है और स्पाइक अपनी मोम को बताता है मोम मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर कैल्सन तक पहुंचने का सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। कई मीलों चलने के बाद स्पाइक और उसकी मोम थक जाते हैं और इसलिए यह रात इस चर्च में गुजारते हैं। काफी पहरा देने के बाद अब स्पाइक को नींद आने लगती है। स्पाइक अब सो जाता है और तभी हमें दिखाया जाता है एक रेंगने वाला ज़ोंबी स्पाइक की तरफ बढ़ रहा होता है और यह स्पाइक के पास पहुंच जाता है और अब सुबह हो जाती है। स्पाइक अपनी मोम से पूछता है मोम इसे किसने मारा, लेकिन ईला का दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है इसलिए उसे याद नहीं होता है कि उसे किसने मारा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कैसे ईला ने इस ज़ोंबी को मारा था। और अब हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो इन ज़ोंबी से लड़ रहे होते हैं। सोल्जर इन्हें मार तो रहे होते हैं लेकिन खुद भी इनका शिकार हो रहे होते हैं। सोल्जर अपने बचाव के लिए इस टनल में घुस जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि इस टनल में भी ज़ोंबीज है और ज़ोंबीज इन पर हमला कर देते हैं। लेकिन एक सिपाही अपनी जान बचाने में कामयाब रहता है और इधर स्पाइक और ईला का सफर अभी भी जारी है। लेकिन तभी इन पर बहुत सारे ज़ोंबीज हमला कर देते हैं और ये भागते हुए इस टाउन में पहुंच जाते हैं। स्पाइक और ईला इस कमरे में छिप जाते हैं और बहुत सारे ज़ोंबीज कमरे में घुसते जाते हैं और तभी एक सोल्जर स्पाइक और ईला को नीचे झुकने के लिए कहता है और कमरे में बेंजीन गैस होती है। जैसे ही सोल्जर फायर करता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि सारे ज़ोंबीज मारे जाते हैं लेकिन स्पाइक और ईला बच जाते हैं। सोल्जर ईला को देखकर समझ जाता है कि ईला की हालत ठीक नहीं है, इसलिए सोल्जर स्पाइक को ईला को यहीं पर छोड़ने के लिए कहता है लेकिन स्पाइक कहता है ये
मेरी माँ है, मैं मर तो सकता हूँ पर इन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। खैर अब सोल्जर भी इनके साथ सफर पर निकल पड़ता है। तभी सोल्जर अपनी होने वाली वाइफ की फोटो स्पाइक को दिखाता है कि मैं जल्द से जल्द अपनी होने वाली वाइफ से मिलना चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। और अब ये फिर से अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं। काफी दूर चलने के बाद इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। ईला आवाज का पीछा करने लगती है। तभी ईला को ट्रेन में एक प्रेग्नेंट औरत दिखाई देती है जो कि ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड होती है। तभी ईला उसे डिलीवरी के लिए हेल्प करती है और ये औरत एक बच्चे को जन्म देती है। स्पाइक और सोल्जर ईला को ऐसा करने से मना करते हैं और ये औरत इन पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी सोल्जर इसे मार देता है। लेकिन बच्चा ज़ोंबी वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होता है और यह सोल्जर ईला को बच्चे को जमीन पर रखने के लिए कहता है और यह सोल्जर धीरे धीरे पीछे जाने लगता है और ईला से कहता है अगर तुमने इसे जमीन पर नहीं रखा मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। लेकिन तभी पीछे से एक ज़ोंबी आता है जो कि सोल्जर को उठा लेता है और उसकी गर्दन को उखाड़ फेंकता है। और अब यह ज़ोंबी स्पाइक और उसकी मोम ईला के पीछे पड़ जाता है। ज़ोंबी ईला को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर एक आदमी आता है और वह इस ज़ोंबी को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और ज़ोंबी वहीं पर खड़ा रह जाता है। और ये आदमी ज़ोंबी से उस सोल्जर की खोपड़ी को ले लेता है और स्पाइक तभी इस आदमी से पूछता है क्या आप डॉक्टर कैसन हो? मैं स्पाइक और ये मेरी मोम ईला है, हम आपको ही ढूंढ रहे थे। तभी डॉक्टर कैसन पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? स्पाइक डॉक्टर कैसन को पूरी बात बताता है। डॉक्टर कैसन स्पाइक को अपने एरिया में चलने को कहता है जहाँ पर वो रहता है और स्पाइक वहाँ पर पहुँच कर देखता है डॉक्टर कैल्सन ने खोपड़ियों से एक बड़ी मीनार बनाई होती है। दरअसल जो जैमी ने देखा था वह बिल्कुल सही था, पर डॉक्टर कैल्सन ने डेड बॉडीज को इकट्ठा करके उनकी याद में इस मीनार को चिना है। और अब डॉक्टर कैल्सन उस सोल्जर के हेड को भी भट्टी में सेकता है और स्पाइक को उसे मीनार में चीनने के लिए कहता है। अब डॉक्टर कैल्सन ईला की जांच करता है। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक और ईला को बताता है मुझे माफ करना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई भी दवाई नहीं है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को बताता है तुम्हारी माँ को ब्रेस्ट कैंसर है और कैंसर इतना फैल चुका है कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है। लेकिन स्पाइक डॉक्टर कैल्सन से कहता है डॉक्टर प्लीज मेरी माँ को बचा लो। तभी डॉक्टर कैल्सन कहता है स्पाइक मुझे माफ करना, डेथ तो हर किसी की तय है, किसी की हादसे में, किसी की बीमारी में, मेरी और तुम्हारी भी तय है। तुम्हारी माँ ईला जितने दिन जिएगी उतना ही तड़पेगी, मौत जितनी शांतिपूर्वक हो उतना ही सही है। ईला स्पाइक को शांत रहने के लिए कहती है। तभी पीछे से डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को शांत रहने का इंजेक्शन देता है और स्पाइक इस बच्चे के साथ नीचे बैठ जाता है। ईला स्पाइक को आखिरी अलविदा कहती है और स्पाइक के लिए ये पल बहुत ही दर्द भरे होते हैं। स्पाइक खुद को बेबस फील करता है। ईला स्पाइक को हक करती है और कहती है स्पाइक भले ही डॉक्टर कैल्सन मुझे बचा नहीं पाएंगे लेकिन मेरी मदद तो कर सकते हैं। और डॉक्टर कैल्सन ईला को भी मार देता है। डॉक्टर कैल्सन स्पाइक को अपनी मोम की खोपड़ी की जगह चुनने के लिए कहता है और स्पाइक से कहता है स्पाइक अपनी मोम के लिए एक बढ़िया जगह ढूंढो। और स्पाइक मीनार के सबसे ऊपरी हिस्से में खोपड़ी को रखता है क्योंकि माँ का दर्जा पूरी दुनिया में सबसे ऊपर होता है। जिसने हमें पाला पोसा होता है, अपने हाथों से खिलाया होता है, हमारे लिए भगवान का सबसे अनमोल तोहफा माँ ही है। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ोंबीज इन पर फिर से हमला करता है और ज़ोंबी डॉक्टर कैल्सन की गर्दन को पकड़ लेता है। लेकिन तभी स्पाइक ज़ोंबी के हाथ पर वही इंजेक्शन लगाता है जिससे ज़ोंबी फिर से बेहोश हो जाता है। और अब डॉक्टर कैल्सन स्पाइक और इस लड़की को घर जाने के लिए कहता है और स्पाइक अपने घर के लिए निकल पड़ता है। स्पाइक इस बच्ची को टापू के गेट पर रख देता है और खुद घर नहीं जाता है। स्पाइक ने इस बच्ची के साथ एक चिट्ठी रख दी होती है जिसे उसका डैड पढ़ता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि डैड इस लड़की का नाम ईला है, आप इस लड़की को उतना ही प्यार करना जितना आप मोम से करते थे। जेमी स्पाइक को देखने के लिए गेट तक भागता है मगर वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। स्पाइक अब अकेला रहना चाहता है और ज़ोंबीज स्पाइक पर हमला करने लगते हैं। ज़ोंबीज की तादाद बढ़ने लगती है और स्पाइक भी भागने लगता है। तभी एक लड़का स्पाइक को पीछे से आवाज लगाता है और ये लड़का स्पाइक से कहता है अगर तुम हमारी टोली में आना चाहोगे तभी हम तुम्हारा साथ देंगे। स्पाइक इन्हें हाँ कह देता है और ये सभी बेरहमी से ज़ोंबीज को मारने लगते हैं और हमारी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।